औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, जैसे से आपका पेपर करीब आ रहा है, मेरी कोशिश ये है कि हम अपने माइनर गैप्स जो एग्ज़ाम के हवाले से हैं उनको कवर अप किया जाए और हम एक कंप्लीट पेपर को टारगेट करें एग्ज़ाम में। जब पेपर आपके सामने आए तो आपको उसका तकरीबन हर सवाल आता हो, इसी से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे पेपर देखकर। तो मैं आज आपके सामने आपको दिखाना चाहूँगा आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सेक्शन। उसमें एक पार्ट जो टोटल 9 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से एक पार्ट आपका साइंटिफिक रीज़न का है। आप अपना मॉडल पेपर देख सकते हैं, उसमें जो एक क्वेश्चन उन्होंने रखा है 9 में से वो रीज़न का रखा है। तो ये बात डन है कि आपके पास जो पेपर में सेक्शन बी आएगा उसमें एक रीज़न भी होगा। 5 मार्क्स का है ये, क्योंकि आपका ये सेक्शन 25 मार्क्स का है। आपको यहाँ से 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो आप इस चॉइस को बनाए रखिए और ये रीज़न कवर कीजिए। मॉडल पेपर का सवाल जिन्होंने डाला है उसको देख लें। कुछ 10 ईयर्स में रीज़न ज़्यादा बार आए हैं, उनको कवर कर लेते हैं ताकि एहतियातन हमें ये चॉइस हमारी मेंटेन रहे। हमें 9 के 9 क्वेश्चंस आते हों इंशाल्लाह, और आप उनमें से 5 क्वेश्चंस कोई से भी उठाएं। तो मैंने आज ये रीज़न्स डाल दिए हैं कुछ इस वीडियो में, बाकी कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा और आप इनको देख लें ताकि आपका ये सवाल भी रेडी हो जाए। आइए इसका आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, ये पहला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि आपके मॉडल पेपर में भी शामिल है, और ये रीज़न मैंने पहले इसलिए रख दिया था कि आप इसको पहले पढ़ लें और अच्छी तरीके से इसको याद कर लें कि एग्ज़ाम में आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। तो आइए, सवाल क्या कह रहा है आपसे कि मैग्नीफाइंग पावर के बारे में पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, एंगुलर मैग्निफिकेशन, जो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा है टॉपिक, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि अगर हम टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव आपका लेंस है, अगर इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाएं तो बताएं उससे उसकी मैग्नीफाइंग पावर पे क्या फर्क पड़ेगा। एंड सेम गोज फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप कि उसकी ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को बढ़ाएं तो उससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने सामने आपके पहले टेलीस्कोप के लिए ये समझाया है कि टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला होता है FO/FE। तो आप अगर टेलीस्कोप की फोकल ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसका रिलेशन डायरेक्ट आ रहा है उसकी मैग्नीफाइंग पावर के। तो अगर आप FO को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी टेलीस्कोप की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फॉर्मूला क्लियर शो कर रहा है आपके सामने। और जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो इस सूरत हाल में सवाल ये वही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को अगर हम बढ़ाएं, और अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें बेटा आप क्या करेंगे कि पहले इसकी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला याद करेंगे। वो फॉर्मूला था QO/PO, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली M का रिलेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ से लेना है, तो उसी में अगर आप देखें जहाँ पे आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है QO/PO वाला, तो उसके नीचे एक दो स्टेप में बताया गया है कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के करीब आ जाए तो नियरली उसकी फोकल लेंथ पर आ जाएगा। और इस सूरत में ये जो आपके पास आपका इमेज है ये आई पीस के करीब चला जाएगा। तो जो दोनों लेंस की सेपरेशन है वो L से शो की जाती है, और उसमें P नियरली 0 हो जाएगा और L पूरा QO के बराबर हो जाएगा और PO नियरली FO के बराबर हो जाएगा। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाकर इस रिलेशन को समझना है कि माइक्रोस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका रिलेशन इनवर्स है उसकी मैग्नीफाइंग पावर के साथ। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप केस में अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो उससे उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। तो समरी कर लेते हैं इस सवाल की कि टेलीस्कोप के केस में आप अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी, लेकिन माइक्रोस्कोप वाले केस में अगर आप ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम हो जाएगी। अब अगर एग्जाम में सवाल आता है तो जितना मैंने आपके सामने लिखा हुआ है आप अगर इतना भी लिख देंगे तो ये रिक्वायरमेंट उस सवाल की कंप्लीट हो जाएगी और आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे कंप्लीट।
और डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है, इसे मैंने समझाने के लिए आपको दिखाई है। आप बस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मॉडल पेपर रीजन आ चुका है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। इतनी वर्डिंग ही जितनी लिखी है ये बहुत है सवाल के लिए। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है और मैं ये रिमाइंड करा दूं आपको कि ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ रीजन, ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। मतलब आप 10 ईयर्स में देखेंगे तो ये नंबर ऑफ टाइम सवाल आपको मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको कि इंक्लाइंड प्लेन के हवाले से ये एक सवाल आया हुआ है और आपको पिक करना होगा कि जब ये सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो, और वो इस अंदाज से मांग रहा हो कि आपको सिर्फ वो रीजंस पूछ रहा हो, तो आपको सिर्फ इतना ही आंसर दे देना है। आपको यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट नहीं कर देना इंक्लाइंड प्लेन का। तो आप इसलिए जरा इसको जरा ध्यान में रखें अपने, कि अगर आपसे खाली वो इस तरीके से पूछता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडीज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन हैव द सेम एक्सेलरेशन, हाउ डज इट हैपन, एक्सप्लेन। यानी ये नोट किया गया कि तमाम बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आती हैं इंक्लाइंड प्लेन पर, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। तो अगर इस तरीके का सवाल आता है तो ये बस ये रीजन है जो नीचे जवाब आपको दिया हुआ है। अगर आप इतना लिख देंगे तो वो इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है कि आपने टॉपिक इंक्लाइंड प्लेन का याद किया हुआ है, तो यहाँ इसके जवाब में पूरा टॉपिक नहीं लिखना आपको। आप बस अपना जवाब देंगे इसको कि भाई हमने एक्सेलरेशन पढ़ी है जी साइन थीटा के बराबर है, और अब ये जो रिजल्ट है एक्सेलरेशन का ये यही शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रही। इट मींस आपके इंक्लाइंड प्लेन पर डाउनवर्ड आते वक्त कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ये डिपेंड कर रही है सिर्फ थीटा पर, कि जो आपका सरफेस का इंक्लाइंड सरफेस है उसका एंगल एक्स एक्सिस से यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना बन रहा है, ये सिर्फ उस थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो इससे बात का कंक्लूजन ये हो गया कि तमाम बॉडी स्लाइड करेंगी तो उनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा उस प्लेन पर, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो आप अगर इसका इतना ही जवाब लिख देंगे तो आपका ये रीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल पढ़ते हुए अगर ये क्वेश्चन दिखाई दे तो इसमें आपको पूरा टॉपिक नहीं करना, बस इतनी ही वर्डिंग लिख देनी है। तो इसको आप याद कर लें। हम चलते हैं आगे। बेटा ये एक और सवाल आपके सामने आ गया, 2019 में भी शायद रीजन आ चुका है और 2011 में भी शायद इससे पहले कहीं आया है सवाल। तो आइए इस सवाल को भी कवर अप कर लेते हैं। रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से और बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बात वही आ गई कि अगर आपको रीजन अटेम्प्ट करना होगा तो आपको उसको प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। कोई आपने उस कॉपी में समझाना नहीं है उसको, बल्कि आपने उसको वर्डिंग देकर उसके जवाब को कंप्लीट करना है, जिससे आपको 5 मार्क्स मिल जाएं। तो मैंने कोशिश करी कि इसके जवाब देते वक्त हम एक प्रॉपर आंसर दें जो कि आप लिखते वक्त याद कर लें। तो आए सवाल को देखते हैं कि इन द गेम ऑफ क्रिकेट व्हाई इज इट इजियर टू कैच अ बॉल ऑफ हाई ट्रेजेक्टरी। पहली बात तो हाई ट्रेजेक्टरी से क्या मुराद है कि जो ऊपर जाए, जो ज्यादा हाइट पे जाए। डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, जो 75 डिग्री का एंगल है इस पर ये ज्यादा हाइट पे गया है तो ये हाई ट्रेजेक्टरी कहलाएगा। 60 उससे कम हुआ, 45 और कम, 30 और कम। तो आप नोट करें जितना जैसे से एंगल कम हो रहा है इसकी हाइट यानी ट्रेजेक्टरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो बात बहुत सिंपल है। अगर हम थोड़ा सा इसकी वर्डिंग से रुक के पहले खुद समझ लें कि क्रिकेट सभी देखते हैं, फील्डर को बॉल कैच करने के लिए आसानी हो जाती है। अगर गेंद थोड़ा हाइट पे चली जाए तो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उस कैच के लिए और वो गेंद को आसानी से पकड़ लेता है, क्योंकि उसको टाइम मिल जाता है अपने आप को एडजस्ट करने का। जब तक बॉल ऊपर से नीचे आती है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो जाता है और फील्डर एडजस्ट होकर वो कैच कर लेता है। और ऐसे अगर आप स्ट्रेट शॉट मार दें, सीधा फील्डर के पास गेंद जाए और वो ज्यादा ट्रेजेक्टरी ना हो तो उसको रिएक्शन टाइम कम मिलेगा और इसलिए उसको प्रॉब्लम होगी कैच करने में। तो अब ये बात तो हम समझ गए कि इसका ताल्लुक जो है टाइम ऑफ फ्लाइट से है, कि जितनी देर तक बॉल हवा में रहेगी उतना फील्डर को ज्यादा टाइम मिलेगा उस गेंद को कैच करने का। तो मैंने जवाब देते वक्त यहाँ पर इसको लिखवाया है कुछ इस अंदाज से कि जो हाई ट्रेजेक्टरी की बॉल होगी वो कैच करना इसलिए आसान है कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ज्यादा। और उसका मैंने रीजन आगे दिया है कि जो
आपका वर्टिकल कंपोनेंट है। जैसे कि आपको ने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है कि जब भी हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्टाइल कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं ऊपर, तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि 2 डायमेंशनल मोशन है, तो एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। तो यहाँ मैंने आपके सामने तो डायग्राम भी बनाई है जिससे आप इस बात को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जिसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का इनिशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हाइट पर पहुंचेगा, और जिसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा वो कम हाइट अचीव करेगा और उसका एक्स पे जो है डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। तो आप जरा यहाँ नोट कीजिए कि हमें यहाँ पे रेंज की बात नहीं करनी है, हमें खाली इस वक्त टाइम ऑफ फ्लाइट को गौर करना है। तो आप देखिए कि ये दो डायग्राम में जैसे रेड नीचे वाला छोटा एंगल बन रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का ज्यादा है, वाई कंपोनेंट कम है, इसलिए ये इस तरीके से मूव करके गया है, ज्यादा ट्रेजेक्टरी पे नहीं गया। जबकि जो सेकंड ब्लैक वाला आप कर्व देख रहे हैं, इसमें आप देखें एक्स कंपोनेंट कम है, वाई कंपोनेंट ज्यादा है। जितना वाई कंपोनेंट इनिशियली ज्यादा होगा उतना वो ट्रेजेक्टरी ज्यादा हाइट की बनाएगा। तो मैंने यही बात यहाँ लिखी है कि लार्ज वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वी आई वाई, therefore a fielder can easily set his position to catch the ball during this time। यानी कि जब वो हाई ट्रेजेक्टरी पर जाएगा तो उसका वाई कंपोनेंट ज्यादा होगा और इसलिए फील्डर को टाइम मिल जाएगा अपने आप को एडजस्ट करने का। और इसका अगला व्यू भी मैंने लिख दिया है नीचे ही कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जैसे जब ये लैंड करेगा तो हमें अंदाजा हो जाएगा, तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, थीटा के ऊपर। तो ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने दिखाया कि जिसका थीटा ज्यादा है उसकी ट्रेजेक्टरी भी क्या होगी ज्यादा, और वो ज्यादा टाइम लेगा नीचे आने में। तो ये बात मैं नीचे लिख रहा हूँ कि हाई ट्रेजेक्टरी के लिए थीटा भी क्या होगा, लार्ज। जब थीटा लार्ज होगा तो ये टाइम भी क्या बनेगा, ज्यादा, और यूं इसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में और वो फील्डर कैच कर लेगा बॉल को आसानी के साथ। तो आप दोनों बातें भी कोट कर देंगे तो ये बहुत अच्छे अंदाज में आपका जवाब चला जाएगा। ये डायग्राम एक छोटी ये वाली अगर आप नीचे वाली बना देंगे तो बात और अच्छी हो जाएगी। हम चलते हैं आगे। ये सवाल भी 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में और ये बहुत आसान सा है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन रिलेटेड है हमारे रेडियो सिलेबस से, तो ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू में भी काम आ सकता है कि बताइए किन पॉइंट्स पर प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान स्पीड जो उस ऑब्जेक्ट की है वो मैक्सिमम और मिनिमम होती है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया तो हमने जवाब दे दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान स्पीड मैक्सिमम किन पॉइंट पर होगी, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर। यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट होंगे, वी आई एक्स वी आई वाई, और जब भी प्रोजेक्ट करेगा। और ऐसी एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड यानी हिटिंग द टारगेट, लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट पर भी इसके पास दोनों कंपोनेंट होंगे एक्स और वाई, और ये वो पॉइंट होंगे, यानी मैं रिपीट कर दूं, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द टारगेट, इन दोनों पॉइंट पर स्पीड क्या रहेगी, मैक्सिमम। जबकि जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा प्रोजेक्टाइल का, उस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट आपका हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाएगा, तो वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट होगा यहाँ पर वी एक्स, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सब पता है आपको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं होता थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो यहाँ पर होगा एट द टॉप, लेकिन वाई कंपोनेंट जीरो जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसकी स्पीड सबसे मिनिमम होगी क्योंकि एक कंपोनेंट इसका जीरो हो जाएगा। तो इट मीन अगर आपसे वो एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बताएं किस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड मिनिमम होगी, तो वो उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी तो वो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट द पॉइंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड। मेरे बेटे कोशिश कीजिए कि आपका टाइम ज़ाया ना हो और आप एवरी डे इज़ अ न्यू डे। कोशिश करें कि जब तक पेपर आपका नहीं हो जाता इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन खुला रहे और कुछ नई नई चीज़ें आपकी नॉलेज को इजाफा करती रहें। और इंशाअल्लाह ताला वालिदैन की दुआएं लीजिए, अपनी एफर्ट जो आपने की है वो अल्लाह ताला और उसके मासूम फरिश्ते देख रहे हैं। जो पूरा साल आपने एफर्ट करी, अब फिनिशिंग पॉइंट आया है, इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा होगा। आप अपनी नज़रें टारगेट पे रखें और देखें, जैसे मैंने आज इस एक रीज़न को आपके सामने दिखाया, तो मकसद ये कि आपको उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जाए कि सेक्शन बी में 9 क्वेश्चन में एक रीज़न भी होगा। तो एहतियातन ये 4 रीज़न मैंने सामने दिए हैं, इनको आप याद कर लें, ये आपकी चॉइस को बढ़ा देंगे सेक्शन बी के अंदर।
और मैं ऐसे ही चंद रीजन की एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा जो एग्ज़ाम में आ चुकी हूँ 10 ईयर में, और हम एहतियातन इस एक पार्ट को भी अच्छा रेडी कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।